पति सुहाग रात मना रहा है, दूसरी सुहाग रात। नमस्कार, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है सुनैना। सुनैना अपने कमरे में अकेले बैठी है। आज पति ने फिर उसे पीटा है। कमर और पीठ पर काफी चोट लगी है। वैसे तो सुनैना काफी समय से अपने पति की मार सहती आ रही है, लेकिन आज की मार की पीड़ा उसके लिए सबसे गहरी है। उसकी जवानी में ही पति ने दूसरी शादी कर ली है। आज ही तो उसके पति की नई पत्नी आई है और वह अपने भाग्य पर 8-8 आंसू बहा रही है। प्रारंभ में सुनैना को लगता था कि दोष उसके पति का है। उसका पति कुविचारी और निर्दयी है, बात बात पर हाथ चला देता है। फिर उसे लगता है कि सास का दोष है, वे ही लगा बुझा देती है। फिर ननद को दोष देती, कभी अपने माँ बाप को ही दोषी ठहराने लगती कि ऐसे घर में उन लोगों ने उसकी शादी क्यों की। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद अब सारी बातें उसके सामने स्पष्ट हो गई है। वह जान गई है कि दोष किसी और का नहीं, उसके स्वयं का है। उसने नारी जन्म लिया है, वही उसका सबसे बड़ा कसूर है। वह देख रही है कि 2-4 औरतों को छोड़कर गांव की शेष सारी औरतों की स्थिति उसी की तरह है। यह बात अलग है कि किसी के साथ समस्या कुछ है तो किसी के साथ कुछ, लेकिन नारी होने का दंड सब अपनी अपनी तरह से भुगत रही है। सुनैना को अच्छी तरह याद है कि बचपन में लिखने पढ़ने की उसकी बड़ी इच्छा थी। स्लेट पेंसिल के लिए वह अपने बड़े भाइयों से झगड़ पड़ती थी। अपने हम उम्र बच्चों के साथ स्कूल जाना उसे भला लगता था। उसके भाई स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते और गली में छिपकर कंची खेलने लगते, लेकिन वह नियमित स्कूल जाती। पेंसिल से स्लेट पर अक्षरों की दुनिया से वह परिचित होती तथा बच्चों की अपनी पुस्तिका में बाघ, भालू, सिंह, बानर, ऊंट आदि की तस्वीरें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती। अक्षरों और चित्रों की दुनिया उसे बहुत मनोरम लगती। वह तन्मय हो उस दुनिया का रहस्य जानने के लिए जी जान से जुट जाती। शाम को दालान पर लालटेन के सामने जब बाबा सवाल पूछते तो उसके भाई अपना चेहरा छुपाने लगते, लेकिन वह बाबा के सवालों का जवाब धड़ाधड़ देती। 1 से 100 तक गिनती करती। कोई भी पहाड़ा बाबा पूछते तो मुंह जबानी सुना देती। बच्चों की अपनी पुस्तिका बाबा के सामने ही बांच कर दिखा देती। यह देखकर टोला पड़ोस के लोग उसके बाबा से कहते, भल बदर सिंह, छोकरों से बिटिया तेज है, पढ़ने लिखने में बहुत काबिल निकलेगी, इसे ऊपर तक पढ़ाना। लेकिन अपर प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई। गांव में अपर प्राइमरी स्कूल तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए गांव से 2 मील दूर हसन बाजार कस्बे में जाना पड़ता है। गांव के लड़के जाते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता। सुनैना ने अपने बाबा से बहुत जिद की थी। भाइयों के साथ वह भी मिडिल स्कूल में पढ़ने जाएगी, लेकिन उसके बाबा ने कहा था, लड़कियों का अधिक पढ़ना लिखना ठीक नहीं होता, नौकरी तो उन्हें करनी ही नहीं, घर बार संभालना है, चिट्ठी पत्री लिखना बाँचना जान गई हो, बस यह काफ़ी है। माँ बाप ने भी यही कहा था। सुनैना को अपने घर वालों की इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन यह देखकर कि गांव की प्रायः सभी लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी गई थी, सुनैना ने इस अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। उसके बाबा और घर वालों की राय गांव के लोगों की राय से बिल्कुल मिलती जुलती थी। सुनैना को आज लगता है कि उसके घर वालों ने पढ़ाई लिखाई से उसे वंचित कर परकटे पक्षी की तरह एक घर के अंदर फुदकने और छटपटाने के लिए छोड़ दिया है। आज वही पढ़ी लिखी होती तो उसकी यह दुर्गति कदापि ना होती। कोई नौकरी पकड़कर इस नारकीय जीवन से वह मुक्ति पा लेती। अपने मामा के गांव में भुवनेश्वर पांडे की पतोहू को उसने नौकरी करते देखा है। सुनैना ने महसूस किया कि भुवनेश्वर पांडे की पतोहू की स्थिति उस गांव की अन्य नारियों से भिन्न है। अन्य नारियों की तरह नारी होने के चलते वह तुच्छ और है नहीं। उसके बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर मर्दों की बराबरी में खड़ा कर दिया। काश सुनैना के घर वालों ने भी उसे पढ़ाया होता, कितना अच्छा होता। अगर उसकी तरह के किसान परिवारों के सभी लड़कियों को लड़कों की तरह
पढ़ाया लिखाया जाता। गांव के लोग कहते हैं कि लड़कियों को तो दूसरों को घर जाना है, पढ़ा लिखा कर क्या किया जाएगा। यानी सीधे सीधे अपने फायदे की बात, अपने खून के साथ कितना घृणित बर्ताव। सुनैना को लगता कि इस गलाजत भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, मजदूर औरतों की तरह खेत खलिहान में जाकर काम करना। लेकिन फिर उसे लगता कि उसके मायके और ससुराल दोनों जगह के लोगों को यह बात गवारा नहीं होगी। बड़े घर की बेटी खेतों में काम करे, यह लोग कैसे सह पाएंगे। हत्यारों को पैसे देकर उसे रास्ते से हटवा देंगे, अपनी इज्जत बर्बाद नहीं होने देंगे। हत्यारों को पैसे देकर उसे रास्ते से भले ही हटवा दें। अपने परिवार जैसे लोगों की बातें विचित्र लगती है। ये लोग मुश्किल से अपना गुजर बसर चलाते हैं, लेकिन अपनों को बड़ा कहने में कितना गर्व महसूस करते हैं। रात गुजरती जा रही है, सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए हैं। दालान के कमरे में सुनैना के ससुर सुनैना के छोटे देवर के साथ है। आंगन के बड़े वाले कमरे में उसकी सास अपनी अनब्याही बेटी सुनैना की ननद के साथ है, और आंगन के कुएं के बगल वाले कमरे में उसका पति सुहाग रात मना रहा है, दूसरी सुहाग रात। उस कमरे में पहले सुनैना रहती थी। उस कमरे की जमीन और दीवार की गोर की मिट्टी और गोबर से लीप पोत कर सुनैना ने उसे अन्य कमरों से विशिष्ट बना दिया था। लेकिन उस नई औरत के आने के बाद सुनैना को उस कमरे से निकालकर उसे उपेक्षित कमरे में कर दिया गया है। इस कमरे में घर की फालतू और बेकार चीजें रखी जाती थी। इसी कमरे में एक चारपाई डालकर सुनैना की रहने की व्यवस्था कर दी गई है। सुनैना ने आज खाना भी नहीं खाया है। आखिर वह कैसे खाए? कोई पशु तो वह है नहीं कि दो डंडा लगाकर खाने पर जुटा दिया जाए। आगे की कहानी मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।